Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd of August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, who were early pioneers of immunization? सबसे पहले इम्यूनाइजेशन किन्होंने ढूंढा था, ये आपको बताना है। चाइनीज, ग्रीक्स, इजिप्टियंस, मेसोपोटामियंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइनीज। चाइनीज लोगों ने सबसे पहले इम्यूनाइजेशन को ढूंढा था। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स को जान लें। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डे वैक्सीन्स बिगिन इन 1796 when Dr. Edward Jenner inoculated 9 years old James Phillips with cowpox as a way to protect him for smallpox। वैक्सीनेशन की शुरुआत 1796 ईस्वी में 1796 ईयर में हुई थी। इस वर्ष डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 9 साल के लड़के जिसका नाम जेम्स फिलिप्स था उसमें सबसे पहले काउ पॉक्स को इंजेक्ट किया जिससे कि उसे स्मॉल पॉक्स डिजीज से बचाया जा सके। Jenner used the term vaccination, vacca being Latin for cow। एडवर्ड जेनर के द्वारा वैक्सीनेशन टर्म का उपयोग किया गया। यहाँ पर वैक्सीनेशन में जो वैक्का टर्म है इसका मतलब लैटिन भाषा में काऊ से होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बात को जाना था कि जो लोग काऊ पॉक्स से सफरिंग थे उनमें बॉडी पर लीजन डेवलप होता था और लीजन डेवलप होने के बाद उन लोगों को कभी भी स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं हुआ। इस चीज को एडवर्ड जेनर ने क्लोजली स्टडी किया और काउ पॉक्स के बाद बॉडी पर डेवलप होने वाले इस लीजन से ही स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था। In fact, it was being recognized for centuries that some diseases never reinfect a person after recovery। यहाँ तक कि कई समय तक ये माना जाता था कि एक बार अगर कोई डिजीज किसी पर्सन को हो जाए तो दोबारा नहीं होता। Smallpox was the first disease people tried to prevent by intentionally inoculating themselves with infected matter। स्मॉलपॉक्स वह पहला डिजीज था जिससे बचाव हेतु लोगों ने किसी और बीमारी को अपने शरीर में इंजेक्ट करवाया, सिंपली कहें तो वैक्सीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड या 0.8 सेकेंड? The right answer is option D, 0.8 seconds। एक कार्डियक साइकिल का मतलब है हार्ट को एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में 8 सेकंड से भी कम वक्त लगता है, यानी 0.8 सेकंड्स लगते हैं। 1 मिनट में अगर इस बिहाफ पर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा हार्ट 60 से 85 बार बीट करता है और एवरेज यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे 72 बीट्स पर मिनट। एग्जाम में कार्डियक साइकिल से एट्रियल सिस्टोल में कितना समय लगता है ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड्स की होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन
0.3 सेकंड्स की होती है और टोटल डायस्टॉल जो है वो 0.4 सेकंड का होता है। सिस्टोल शब्द का मतलब होता है सिंपली सिकुड़ना, या इसे आप कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। डायस्टॉल शब्द का मतलब होता है नॉर्मल पोजीशन में आना या फिर फैलना, डायलेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग एक्शन कैन बेस्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम द यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। जब पेशेंट में आप इनड्वेलिंग कैथेटर या फॉलिस कैथेटर लगाते हैं तो इस सिचुएशन में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट एक्शन एज अ नर्स आपको यूज़ करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं क्लींसिंग द पेरिनियम, आप पूरे पेरिनियम एरिया को क्लीन रखेंगे। एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड्स, आप पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने के लिए, फ्लूइड पीने के लिए कहेंगे। इरिगेटिंग द कैथेटर वंस डेली, दिन में एक बार कैथेटर को इरिगेट करेंगे। या फिर क्लींसिंग अराउंड द मीटर्स रूटीनली, आप मीटर्स एरिया को रूटीनली क्लीन करेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से किस मेथड का इस्तेमाल करके पेशेंट में कैथेटर के कारण होने वाले इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चारों ही ऑप्शन यहां पर सही हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन में कहा गया था बेस्ट एक्शन व्हाट विल यू चूज, तो यहां पर बेस्ट एक्शन है क्लींजिंग अराउंड द मीटर्स रेगुलरली। पेशेंट में जिस जगह पर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उस एरिया के आसपास के पार्ट को हम मीटर्स के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पेशेंट में ये यूरिथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिथ्रा ओपनिंग जहाँ पर है, इस ओपनिंग के आसपास का जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम मीटर्स के नाम से जानते हैं। अगर आप इस मीटर्स वाले एरिया को क्लीन रखेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देंगे, तो पूरी संभावना है कि पेशेंट के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रवेश कर पाए, जिससे कि उसे यूटीआई नहीं होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। और यही सबसे बेस्ट टेक्निक है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो अगर आप क्लाइंट के पेरिनियम एरिया को क्लीन रखते हैं तो इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी, ये बात सही है। लेकिन अगर मीटस एरिया से पेरिनियम को कंपेयर किया जाए तो अगर आप मीटस एरिया को साफ रखते हैं तो मीटस एरिया क्लीन रहने के कारण ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूरिनरी ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट के क्लोज सबसे मीटस वाला एरिया है। पेरिनियम एक बड़ा भाग है जो कि यूरिथ्रा से काफ़ी दूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनकरेजिंग एडिक्वेट फ्लूइड। जब किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं। ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा यूरिन बनेगा और ज़्यादा यूरिन बनने से पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने भी जाना पड़ेगा। और अगर पेशेंट में किसी प्रकार का यूटीआई है तो इस बार बार यूरिनेशन के कारण वो सारा जो इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप मीटर्स से इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ पर बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं माना जाता। ज़्यादा पानी पीने से यूटीआई होने की संभावना घटती है, लेकिन क्लाइंट के मीटर्स पर बैक्टीरिया मौजूद है तो वो इन्वेड करके अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो ऑप्शन 2 ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 की यदि बात की जाए तो कैथेटर को इरिगेट करना, जब भी आप
कैथेटर को इरिगेट करते हैं, उसमें फ्लूइड पुश करते हैं, तो इसे मेन यूरोबैग से आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। और डिस्कनेक्शन के इस प्रोसेस के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कैथेटर में जा सकते हैं और इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। सो ये टेक्निक भी एप्रोप्रिएट नहीं है। बेस्ट रिस्पॉन्स है मीटस एरिया को क्लीन करें जिससे इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में कौन सी स्ट्रक्चर हेल्पफुल है? पैपिले, ग्लैंड्स ऑफ मोंटोगमरी, एक्नी सेल्स या फिर लैक्टिफेरस साइनसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ब्रेस्ट में एक्नी सेल्स पाई जाती हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, इसी वजह से इन्हें फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन साइन एंड सिम्टम्स आर। अगर किसी क्लाइंट में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सनकन फंटैनल्स, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओपन ऑरिफिस, ओवर ईटिंग, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। The right answer is option A, it is sunken fontanel। दो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें उसका बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो इस बच्चे के जो फंटैनल्स हैं वो आपको सनकन मिलेंगे। सनकन का मतलब है डिप्रेस्ड या धसे हुए। जब आप रेगुलरली बिना रात को सोए स्टडी करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं, आपके आईज के चारों तरफ डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो आंखों का अंदर की तरफ धस जाना सनकन ही कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो फंटेनल होता है वो फूल जाता है, बल्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज लॉन्च्ड इन। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और इसी एक्ट के अंदर हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भी मिला। अब ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष आया था ये आपको बताना है। 1990 में, 1986 में, 1995 में या फिर 1998 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1998 में। आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोमगलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल इन 1998 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 for ensuring environmentally sound management of biomedical waste generated into the country। हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है और इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट बनाया गया 1986 के अंदर। हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उसके द्वारा भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाया जा सकता है, इसलिए सरकार ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल को इंक्लूड किया, तैयार किया और इसे 1998 के अंदर अप्लाई किया गया, लागू कर दिया गया।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, तो आप बताएंगे 1998 में। और ये एक्ट किस एक्ट के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट है, जो कि 1986 में आया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट लेवल और सीएचओ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया इज द नेम गिवन टू। प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे डेंजरस टाइप कौन सा है, ये आपको बताना है। टाइप 1 लेटरल, टाइप 2 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 सेंट्रल। The right answer is option 3, टाइप 2 पोस्टीरियर। प्रीवियस क्लास में हमने प्लेसेंटा प्रीविया को डिस्कस किया है। प्लेसेंटा प्रीविया यदि टाइप 2 पोस्टीरियर टाइप का है तो ये सिचुएशन सबसे डेंजरस होगी। ऐसा क्यों, इसे जान लेते हैं। टाइप 2 पोस्टीरियर कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के नीचे पोस्टीरियर साइड में, सर्विक्स के पास यूट्रस के सबसे नीचे वाले हिस्से में इम्प्लांट होगा। और इस इम्प्लांटेशन के कारण जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम होने के कारण बच्चे में कॉर्ड कंप्रेशन होगा और जिससे फीटल स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया को हम मोस्ट डेंजरस टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ अ डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी क्लाइंट को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है तो इस क्लाइंट में किस डिजीज या किस कंडीशन के होने की संभावना है। लिम्फोमा, वेजाइनल कैंसर, ल्यूकीमिया या फिर सिस्टेमिक ल्यूपस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेजाइनल कैंसर्स। देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है और इसके द्वारा सर्विक्स या फिर वेजाइना दोनों ही एरियाज को प्रभावित कर दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं HPV इन्फेक्शन कैन लीड टू सर्वाइकल और वेजाइनल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। आपको उस नर्व का नाम बताना है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी, बी फेशियल, सी ऑप्टिक, डी ऑकोस्टिक। The right answer is option C, it is optic nerve। क्रेनियल नर्व से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए क्विकली इन्हें रिवाइज कर लें। हमारी बॉडी में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और इन सभी का अलग अलग फंक्शन है। आइए वन बाय वन मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप इन्हें। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम आपको बताना है और इसका क्या फंक्शन है ये भी बताना है। आप इसे माइंड में रिवाइज करें, आंसर मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है उसे आप ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से जानते हैं और ये स्मेल से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करवाती है। सेकंड क्रेनियल नर्व का नाम बताना है आपको।
यस इट इज ऑप्टिक नर्व और इसके द्वारा हम देख सकते हैं। थर्ड क्रेनियल नर्व, इसे हम ओक्यूलोमोटार नर्व के नाम से जानते हैं और इस नर्व की वजह से हम अपनी आईज को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं और पलकों को झपकाते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज इसी वजह से होती है। फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर नर्व और इसके कारण हम अपनी आईज को अप डाउन मूवमेंट करवा सकते हैं। ओक्यूलोमोटार की वजह से तो मूव कर रहे थे, ब्लिंक कर रहे थे, ट्रोक्लियर की वजह से अप डाउन मूवमेंट करवा पा रहे हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इसे हम ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से जानते हैं और बेसिकली ये हमारे फेशियल एरिया, चीक एरिया, जॉ एरिया आदि में नर्व सप्लाई पहुंचाती है। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, इसे हम एब्ड्यूसेंस नर्व के नाम से जानते हैं और इस नर्व के द्वारा आई मूवमेंट करवाई जाती हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व का नाम बताना है आपको। यस इट इज फेशियल नर्व। ये सभी फेशियल एक्सप्रेशंस और सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। नेक्स्ट एट्थ क्रेनियल नर्व, इसे हम ऑडिटरी या वेस्टिब्युलर नर्व के नाम से जानते हैं। ये हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व, यस इट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इसके द्वारा हम टेस्ट और स्वेलविंग जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट आती है लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ बॉडी, इसका नाम बताना है आपको। यस इट इज वेगस नर्व। ये डाइजेशन और हार्ट रेट को मैनेज करवाती है। 11th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम डिस्प्ले हो चुका है ऑलरेडी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे हम एक्सेसरी नर्व के नाम से जानते हैं या फिर इसे आप कई बार स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी कहते हैं। ये शोल्डर और नेक मसल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट आती है हाइपोग्लोसल नर्व। ये हमारी टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। क्रेनियल नर्व से एग्ज़ाम में ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कई बार कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटार है, कौन सी मिक्स्ड है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 एंड 8 ये सभी सेंसरी नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 6, 9, 12 ये सभी मोटार नर्व्स हैं और रिमेनिंग 5, 7, 9 एंड 10 ये सभी मिक्स्ड नर्व्स हैं जो कि सेंसरी और मोटार दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूटम सैंपल फॉर AFB नीड्स टू बी कलेक्टेड। अगर आपको एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए स्पूटम सैंपल कलेक्ट करना है तो बेस्ट टाइम कौन सा है? मॉर्निंग आफ्टर वेकअप, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इन द इवनिंग, whenever person cough? The right answer is option A. एसिड फास्ट बेसिलाई या इसे आप ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी मान सकते हैं। अगर किसी टीबी पेशेंट में आपको स्पूटम लेना है तो बेस्ट टाइम है जब वो सुबह सोकर उठे। जैसे ही सुबह वो सोकर उठता है तो उसका आप स्पूटम सैंपल यानी उसका जो कफ है वो इकट्ठा कर सकते हैं। मॉर्निंग सैंपल ही क्यों प्रिफर किया जाता है इसे भी जान लेते हैं।
पेशेंट जब रात को सोता है तो उसमें जो कफ रिफ्लेक्स है वो सप्रेस हो जाते हैं, यानी पेशेंट को कफिंग नहीं होती, और कफिंग नहीं होती तो पेशेंट कफ नहीं थ्रो करता। जो भी सिक्रीशंस हैं वो सभी एक जगह लंग्स में इकट्ठे रहते हैं, और जैसे ही मॉर्निंग में उठकर वो कफिंग करता है तो कफ के साथ काफ़ी मात्रा में प्रॉपर सैंपल हमें मिल जाता है, सारे सिक्रीशंस उसमें अवेलेबल होती है। इसी वजह से मॉर्निंग सैंपल्स को हम प्रीफर करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, इसे हम दूर करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसे यहाँ सॉर्ट आउट किया जाएगा। इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज। अगर इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन होता है किसी पर्सन में तो इसे आप क्या कहेंगे? इनकॉन्टिनेंस कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे, एन्यूरेसिस कहेंगे या एनकोप्रेसिस कहेंगे? यहाँ कंफ्यूजन इनकॉन्टिनेंस और एन्यूरेसिस के बीच में है। आइए इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करें। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनकॉन्टिनेंस। अगर कोई पर्सन चाहकर भी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिना उसकी इच्छा के यूरिन पास हो जाता है, तो ये कंडीशन इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज अ लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल इन चिल्ड्रन अंडर द एज 3। इट इज नॉर्मल नॉट हैव फुल ब्लैडर कंट्रोल। अगर किसी पर्सन का अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ब्लैडर पर कंट्रोल ना हो पाने के कारण बिना उसकी इच्छा के यूरिन लॉस हो जाता है, तो ये कंडीशन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाती है। जैसे कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें टॉयलेट ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन अभी उनका अपने ब्लैडर पर पूरा कंट्रोल नहीं है, बिना उनकी इच्छा से यूरिन पास हो जाता है, तो ये कंडीशन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाती है। नेक्स्ट इसी से जुड़ी दूसरी टर्म की बात करते हैं, जो कि है एन्यूरेसिस। एज चिल्ड्रन गेट ओल्डर दे बिकम मोर एबल टू कंट्रोल देयर ब्लैडर। व्हेन वेटिंग हैपन्स in a child who is old enough to control his or her bladder, it is known as enuresis. बच्चा अब 3 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है, अब उसने अपने ब्लैडर पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बिना उसकी इच्छा के यूरिन पास हो जाता है, तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस कहलाती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में बच्चा ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए यूरिन लॉस हो रहा था। एन्यूरेसिस कंडीशन में बच्चे का ब्लैडर पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता है, इनवॉलेंटरली लॉस ऑफ यूरिन होता है, तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस कहलाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों ही टर्म्स प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और टर्म है जो कि एग्जामिनर रिसेंट एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं, नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस। इम्पॉर्टेंट, डिफाइंड एज नाइट टाइम बेड वेटिंग बियॉन्ड एज 5, अफेक्ट में स्कूल एज चिल्ड्रन एंड इवन सम टीन्स। स्कूल एज के बच्चे या कुछ टीन एजर्स जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, वो रात को सोते समय इनवॉलेंटरली यूरिन पास कर देते हैं, बिस्तर पर ही यूरिन पास कर देते हैं, तो ये घटना नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस कहलाती है। नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस के ट्रीटमेंट के लिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामिन प्रिस्क्राइब की जाती है, इसे भी प्रीवियसली पूछा गया है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन लॉस ऑफ यूरिन वाइल स्ट्रेनिंग इज कॉल्ड। आप किसी ऐसी बॉडी पोस्चर में हैं जिससे कि आपके एब्डोमेन एरिया पर दबाव पड़ता है, स्ट्रेनिंग होती है, और इस स्ट्रेनिंग के कारण यूरिन निकल जाता है, यूरिन लॉस हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस,
अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस या फिर फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहेंगे। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है इन कंट्रोल, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और स्ट्रेनिंग का मतलब है कि दबाव पड़ना। अगर पेशेंट की बॉडी पर, लोअर बॉडी पर स्ट्रेस है जिससे ब्लैडर पर थोड़ा भी दबाव पड़ा और पेशेंट ने यूरिन पास कर दिया तो ये घटना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is caring for a client with a diagnosis of renal calculi of calcium phosphate composition. Which type of diet should the nurse explore with the client when providing discharge information? आपके पास किडनी स्टोन वाला पेशेंट आया था और डायग्नोसिस करने पर पता चला कि उसमें जो स्टोन हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने हैं। पेशेंट की किडनी में पथरी है और ये पथरी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई है। इस पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय कौन सी डाइट लेने के लिए आप सजेस्ट करेंगे वो आपको बताना है। लो प्यूरिन, लो कैल्शियम, हाई फॉस्फोरस, हाई एल्केलाइन एश डाइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन टू। बहुत ही सीधा और सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। होपफुली आप सभी ने बिल्कुल परफेक्टली इसे आंसर किया होगा। अगर पेशेंट को कैल्शियम और फॉस्फेट के कारण पथरी हो रही है, स्टोन बन रहे हैं, तो हम उसे कैल्शियम लेने से मना कर देंगे या कम से कम कैल्शियम लेने के लिए कहेंगे। कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से स्टोन बन रहे हैं तो खाने में कैल्शियम और फॉस्फोरस को अवॉइड करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 1 और 4 की बात की जाए, एल्केलाइन एश डाइट या फिर लो प्यूरिन डाइट, ये दोनों ही गाउट वाले क्लाइंट के लिए सजेशंस हैं। ये अगर पेशेंट गाउट से सफरिंग है तो उसे कम प्यूरिन या एल्केलाइन एश डाइट लेनी चाहिए। ऑप्शन 3 की बात की जाए तो हाई फॉस्फोरस नहीं, लो फॉस्फोरस या अवॉइड फॉस्फोरस ऐसी डाइट लेनी है आपको। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What initial nursing intervention is appropriate to take in the immediate post electroconvulsive therapy treatment period? कोई डिप्रेशन का पेशेंट था, उस पेशेंट को आपने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी, ईसीटी दिया। इस ईसीटी को देने के तुरंत बाद कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़रूरी है? ऑप्शन ए, प्लेस द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन, आप इस पेशेंट को करवट दिलाकर लेटा देंगे। ऑप्शन बी, रिपीटेडली स्टिमुलेट द पेशेंट टू रिस्पॉन्ड, हम इस पेशेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए लगातार स्टिमुलेट करते रहेंगे। ऑप्शन सी, असेस द पेशेंट टू सिट अप देन एम्बुलेट, ईसीटी के तुरंत बाद हम पेशेंट को खड़ा होकर चलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, बीइंग फोर्सिंग फ्लूइड, इसे हम लगातार फ्लूइड देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे ही क्लाइंट को आपने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी, शॉक लगाए, शॉक लगाने के बाद तुरंत आप उसे लेटरल पोजीशन देंगे, करवट दिलाकर लेटा देंगे ताकि उसमें रिस्क ऑफ एस्पायरेशन घट जाए। यानी कि पेशेंट में इस ट्रीटमेंट के बाद अगर वॉमिटिंग होती है या मुंह से झाग जैसा कुछ निकलता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, सीधा मुंह में आने के बाद वो मुंह से बाहर निकल जाए, बाहर ड्रेन आउट हो जाए, ताकि एस्पायरेशन का रिस्क कम हो। इसलिए ये इंटरवेंशन बिल्कुल सही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is a priority assessment for the patient with major depression? अगर कोई पर्सन मेजर डिप्रेशन में है तो उसमें प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा? न्यूट्रिशनल स्टेटस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सुसाइड आइडिएशन, मूड एंड अफेक्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अगर कोई पर्सन मेजर डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में है, तो आप उसमें कहीं सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं आ रहे, इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे. पेशेंट पूरी तरह से होपलेस है, डिप्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड के लिए सोच सकता है. और अगर एक बार भी उसके द्वारा सुसाइड रिलेटेड कोई भी बात की जाती है तो आप उस पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे और उससे डायरेक्ट पूछेंगे कि आप सुसाइड करने का सोच रहे हैं तो कैसे सुसाइड करेंगे. उसके द्वारा दिए गए हिंट को, उसके द्वारा अगर हिंट दिया जाता है कि इस तरह से मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूं, तो तुरंत आपको सिचुएशन को टेकल करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोसीजर इज मोस्ट हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग अ फ्लूइड फिल्ड मास फ्रॉम द सॉलिड मास ऑफ ब्रेस्ट? किसी क्लाइंट में ब्रेस्ट असेसमेंट के दौरान आप ये कंफ्यूजन में हैं कि ब्रेस्ट में जो मास है उसमें फ्लूइड है या फिर सॉलिड है वो, तो इसे किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे? बीएससी के द्वारा, मेमोग्राम के द्वारा, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा? ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है और ये गांठ सॉलिड मास की बनी है या फिर इस गांठ के अंदर फ्लूइड भरा है, इस चीज को यदि आइडेंटिफाई करना हो तो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको बताना है सिंपली. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर है, गांठ है, उसमें फ्लूइड फिल्ड है या फिर सॉलिड है, इसे पता करने के लिए सोनोग्राफी करवाई जा सकती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, जिसे आप यूएसजी भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट आस्क हाउ टू हेल्प प्रोटेक्ट हर इन्फेंट सन from catching her upper respiratory tract infection. The nurse replies that most effective way to prevent spread of infection is. एक वुमेन जिसका 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, ये वुमेन आपसे पूछती है कि मैं अपने बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ. अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना है जिसके यूज से इस बच्चे में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं होगी या कम से कम होगी. कफिंग द माउथ, कवरिंग द माउथ व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग. जब भी हम खांसें या छींकें अपने माउथ को कवर रखें. ऑप्शन बी, यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड वाटर टू क्लीन द रूम सरफेस. हमें अपने रूम की सभी सतहों को, सरफेसेस को सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा साफ करना चाहिए. ऑप्शन सी, केयरफुली हैंड वॉशिंग. हाथों को अच्छे से धोना चाहिए. ऑप्शन डी, यूजिंग डिस्पोजेबल टिश्यू एंड वाइप्स. हमें डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर और वाइप्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट है, पूछा जा सकता है, थोड़ा ट्रिकी भी है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अगर आप ऑप्शन सी पर गए तो बिल्कुल गलत. आपके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा. आपको यहां पर ड्रॉपलेट्स द्वारा होने वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है और इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि जब आप इस इन्फेंट के आसपास हों
और आप कफिंग या स्नीजिंग करें तो तुरंत कफिंग स्नीजिंग के दौरान अपने माउथ को कवर कर दें ताकि ये ड्रॉपलेट्स बच्चे तक ना पहुंचे और बच्चे में किसी भी प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना डेवलप हो। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client has a prescription for dose of digoxin 0.25 mg IV push. Important question for upcoming NORCET exam. Drug dose calculation. Available is a vial containing 0.125 mg per ml. The nurse should draw up how much milliliters to administer this dose. सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि डॉक्टर ने आपको किसी पेशेंट में 0.25 mg डिगॉक्सिन आईवी देने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल है वो है 0.125 mg पर ml। तो इस सिचुएशन में कितनी ml ड्रग आप इस पेशेंट को देंगे कि ये डोज उस पेशेंट में चली जाए? सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट करिएगा फास्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। सबसे पहले नीचे हम लिखते हैं व्हाट वी हैव। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये वाइल है जिसमें ये कॉन्सेंट्रेशन है। व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं? व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पेशेंट को 0.25 mg ड्रग आईवी देना। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस फॉर्म में है? ये ml में है। इसे यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए और ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.125 mg पर ml की वाइल है। ये वाइल या इसमें लिक्विड है तो 1 ml है पर ml है, तो इस यहाँ पर 1 लिख दीजिए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पेशेंट को 0.25 mg ड्रग देना डिगॉक्सिन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसे हम वापस लिख देते हैं 0.25 अपॉन 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट्स लगे हैं इन्हें हम हटा देते हैं ताकि इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर दिया जा सके। यहाँ पर हम 2 ml अगर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट को 0.25 ml ड्रग पहुँच जाएगी। होपफुली इस पूरी मैथमेटिक कैलकुलेशन को समझ गए हैं। एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है व्हाट वी हैव व्हाट वी वांट। हमारे पास क्या है उसके ऊपर हमें क्या चाहिए उसे लिख दीजिए और मात्रा किस में है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्मूला से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर वॉज गिवन बाय। मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? करतार सिंह कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने, चड्डा कमेटी ने या नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा? Put your answers in the comment section. The right answer is ऑप्शन ए करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया था और ये कमेटी
1973 में आई थी। 1973 में ये कमेटी आई थी और इन्होंने कहा था कि एक आदमी, एक हेल्थ वर्कर अलग अलग तरह के काम कर सके, इस प्रकार से उन्हें ट्रेंड किया जाए, ना कि हर काम के लिए अलग वर्कर हो। ऐसा इनका रिकमेंडेशन था। इस कमेटी को हम कमेटी ऑन मल्टीपर्पस वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक।